हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिस वीडियो पे, उसका टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ फिरौन एंड हजरत मूसा। और साथ में इसमें ये भी लिखा है कि मिस्र के मशहूर फिरौन के पासपोर्ट की कहानी। मतलब सुन के इतना ज्यादा हाँ। मतलब अलग ही लग रहा है। Interesting सी लग और रही है। हमने इनका नाम भी बहुत बार सुना है, हजरत मूसा का भी बहुत बार सुना है, मौलाना जी की हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, तो बट हमें प्रॉपर रियल हिस्ट्री इनकी नहीं पता है। और हमें ये वीडियो मिल गई है और हमने ये रिएक्शन देने जा रहे हैं। और जिस चैनल की ये वीडियो है, ये है RH नेटवर्क की चैनल की, और उनकी वीडियो पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है। वो भी बहुत बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है वो। सो गाइज, टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें सच में गाइज इनकी ज्यादा कुछ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पासपोर्ट एक इंसान की उस ज़रूरी आईडी को कहा जाता है कि जिसकी ज़रूरत एक इंसान को उस वक्त पड़ती है कि जब वो अपने देश से निकलकर दुनिया के किसी और देश में जाना चाहता है, क्योंकि दूसरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन इस पासपोर्ट आईडी को देखने के बाद ही किसी भी अजनबी इंसान को अपने देश में एंटर होने देता है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि फिरौन हमारी दुनिया का वो इकलौता इंसान है कि जिसका पासपोर्ट उसकी मौत के बाद बनाया गया है। वही फिरौन कि जो हमारी इस दुनिया से आज से लगभग 32 या 3300 साल पहले ही गुजर चुका है, यानी उसकी मौत को 3 या 3500 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हमारी दुनिया वालों को इतने पुराने इंसान का पासपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर ये फिरौन था कौन? तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर फिरौन की लाश कब, कैसे और कहां मिली थी, और फिरौन की लाश पर रिसर्च करने वाले इंसानों का क्या अंजाम हुआ था। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है मिस्र के इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज करने वाले उस फिरौन की कि जिसको रेमेसेस सेकंड के नाम से जाना जाता है। इसने मिस्र के एक बड़े इलाके पर आज से लगभग 3200 साल पहले राज किया था। आपको बताते चलें कि ये मशहूर फिरौन अपनी हुकूमत और अपनी ताकत के नशे में इतना ज्यादा घमंडी हो गया था कि इसने अपने दौर में खुदाई का दावा भी कर डाला था, यानी ये अपने आप को ही खुदा मानने लगा था और लोगों को मजबूर करने लगा था कि सारे के सारे लोग इसको ही खुदा माने। इसी वजह से इसके दौर में इसका मुकाबला मशहूर पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदी धर्म में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बल्कि यहूदी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही अपने धर्म की सबसे मेन पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। मगर दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो कि 1881 से पहले हमारी ये दुनिया इतिहास के इस मशहूर फिरौन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस फिरौन के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस किताब यानी कुरान में ही इस फिरौन का जिक्र मिला करता था। कुरान में न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच होने वाले मुकाबलों का जिक्र है, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि फिरौन को समुंदर के पानी में डुबोकर मारा गया था। और फिरौन की मौत का जिक्र करने के बाद कुरान में ये चीज भी जिक्र की गई है कि हम तेरी लाश को समुंदर से निकालकर महफूज कर लेंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमानों की धार्मिक किताब यानी कुरान के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर दूसरी किताबों में फिरौन का जिक्र ज्यादा नहीं मिला करता था, इसीलिए हमारी दुनिया फिरौन की स्टोरी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन फिर 1881 में हमारी इस दुनिया में एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि सन 1881 में मिस्र के एक लोकल इलाके का चोर कि जिसका नाम अहमद अब्दुल रसूल हुआ करता था, वो दरिया नील के करीब अपनी नई चोरी की प्लानिंग कर रहा था। ये एक ऐसा चोर था कि जो अक्सर इन इलाकों में आकर जमीन में खुफिया तौर पर दफन उन खजानों या फिर उन पुरानी चीजों को चुराया करता था कि जो मिस्र के पुराने फिरौनों की हुआ करती थीं।
ایک دن اس کو زمین میں موجود ایک ایسی خفیہ راستے کا پتہ لگا کہ جس کے بارے میں اس کو شک ہوا کہ شاید اگر میں اس کی کھدائی کروں تو اندر بہت سارا خزانہ نکلے گا۔ یہ اپنی اسی کوشش میں ہی لگا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کو وہاں موجود ایکسپرٹ نے دیکھ لیا اور ایکسپرٹس نے فوراً اس کو گرفتار کروا دیا۔ مگر جس زمینی خفیہ راستے کو احمد عبدالرسول کھود رہا تھا، جب اسی راستے کو بعد میں اور زیادہ کھودا گیا تو اندر سے بہت ساری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس مشہور فرعون کی ممی بھی برآمد ہو گئی۔ اس کی ممی میں سینے کی جگہ پر اس کے کفن پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ ممی کوئی عام ممی نہیں بلکہ مشہور فرعون یعنی ریمیسس سیکنڈ کی ہے، تو فوراً اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی گئی۔ کچھ دنوں کی ریسرچ کے بعد ہی یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ ممی کسی اور کی نہیں بلکہ مصر کے اسی مشہور فرعون کی ہے کہ جس کا نام ریمیسس دوم تھا، اور اس فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ اس فرعون کی باڈی پر اس نمک کی ہلکی سی پرت موجود تھی کہ جو نمک پانی میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ نمکین پانی کی یہ پرت مصر میں ملنے والی کسی دوسری ممی پر نہیں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی، جس کی وجہ سے اب دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ نے حیران ہو کر فوراً مصر پہنچنا شروع کر دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اب اس پر ریسرچ کرنا شروع کی، اور کچھ وقت کے بعد ہی اس ممی پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سبھی بڑے سائنٹسٹ اس بات پر ایگری ہو گئے تھے کہ یہ لاش اسی مشہور فرعون کی ہے کہ جس کی موت مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بس اس بات کے کلیئر ہو جانے کے بعد اس مشہور فرعون کی ممی کو فوراً میوزیم میں رکھوا دیا گیا۔ مگر پھر 20ویں صدی کے آخر میں میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی یہ ممی بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اب مصر کی گورنمنٹ نے پریشان ہو کر فرانس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ وہ جلد سے جلد ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فرعون کی اس ممی کا ٹریٹمنٹ کرے تاکہ اس کو خراب ہونے سے لمبے وقت تک کے لیے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس بات کو اور بھی زیادہ کلیئر کرے کہ آخر فرعون کی موت کی وجہ کیا تھی۔ بس اسی وجہ سے ہی اس مشہور فرعون کی ممی کو مصر سے فرانس ٹرانسفر کیا گیا، اور اس ممی کو ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے ہی اس 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے انسان کا پاسپورٹ بھی بنوانا پڑا، کیونکہ رول یہ تھا کہ بنا پاسپورٹ کے فرانس میں لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس طرح سے اب فرعون دنیا کا وہ اکلوتا انسان بنا کہ جس کا پاسپورٹ اس کی موت کے بعد بنایا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جب اس مشہور فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ فرانس میں اس مشہور فرعون کی ممی کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا گیا کہ جیسا ایک زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کی ممی کو ریسیو کرنے کے لیے باقاعدہ بہت سارے منسٹرز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں موجود آرمی نے بھی اس کی ممی کو اس طرح سے سلامی پیش کی جیسے ایک بادشاہ کو پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر نہ صرف اس کی باڈی کا ٹریٹمنٹ کیا گیا بلکہ اس بات پر بھی ریسرچ شروع کی گئی کہ آخر اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے مشہور ایکسپرٹ ڈاکٹر مورس۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں کے اندر ہی ڈاکٹر مورس اور ان کی ٹیم نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ اس فرعون کی موت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ پانی میں ہی ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کی باڈی میں اس نمک کا اثر آج بھی موجود ہے کہ جو نمک سمندر کے نمکین پانی میں پایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، ریسرچ سے بھلے ہی یہ باتیں کلیئر ہو چکی تھیں، مگر ان ساری باتوں نے اس باڈی پر ریسرچ کر رہے ڈاکٹر مورس کو بہت زیادہ حیران کر دیا، کیونکہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر جو چیزیں آج کے دور میں اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ایک دھارمک کتاب یعنی قرآن میں کیسے ہو سکتی ہیں۔ بس اسی چیز نے ہی ان کو اتنا زیادہ حیران اور پریشان کیا کہ انہوں نے فوراً مصر کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے ایک ایسے ویگیانک سے ملاقات کی کہ جس سے ان کی فرینڈ شپ ہوا کرتی تھی۔ اس مسلم سائنٹسٹ نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائیں کہ جس میں نہ صرف مصر کے فرعون کے بارے میں بہت ساری جانکاری موجود تھی بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فرعون کی موت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سائنٹسٹ نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی وہ آیت بھی دکھائی جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔
दोस्तों इन सब चीजों ने डॉक्टर मोरिस के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। यही वजह थी कि दुनिया के ज्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि डॉक्टर मोरिस ने इस हादसे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी वो धर्म से मुसलमान हो गए थे। क्योंकि डॉक्टर मोरिस के ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज भी मौजूद हैं जिनमें इस्लाम के बारे में कुछ इस तरह की बातें की गई हैं कि जिससे ये इशारा होता है कि शायद वो मुसलमान हो गए थे। मगर आपको बताते चलें कि डॉक्टर मोरिस ने कभी भी पब्लिक के सामने इस बात को कबूल नहीं किया था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है या फिर नहीं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे सच में बहुत मजा आ गया, साथ में निकिता को भी बहुत मजा आया। मैं भी शॉक में हूँ। मतलब सीरियसली ये चीज इतने क्या कहते हैं कुरान में मेंशन हो रखी है, और जैसे इन्होंने बताया कि वो डॉक्टर थे, उन्होंने जब डॉक्टर मॉरिस, हाँ, उनको जब पता चला कि ये चीज ऑलरेडी मेंशन हो रखी है कुरान में, तो वो खुद शॉक्ड हो गए। और उन्होंने फिर बाद में जैसे ये बोल रहे थे कि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर लिया था। हाँ, बट उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बोलते ऐसे वो कन्वर्ट हो गए थे। हाँ, जिस तरह से वो बातें करते थे, वो जैसे उन्होंने वीडियोस वगैरह में देखा होगा लोगों ने, तो उससे ऐसा लगता था कि उन्होंने कर लिया है। बट गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा सही थी और हम बहुत ज्यादा अब हमें प्रॉपर स्टोरी पता चल गई, क्योंकि हमने इतना नाम सुना था और हाँ, और हमने हजरत मूसा का भी बहुत नाम सुना था और हमें उनकी स्टोरी भी पता है, बट अभी हमें प्रॉपर हर चीज मतलब पता चल चुकी है। हाँ, मतलब हमने इतनी सारी स्टोरी सुनी है ना, चाहे वो अलग अलग चैनल से सुनी है, आरिश नेटवर्क से भी देखी है कि हजरत मूसा, हजरत अली, हजरत अबू बकर, मतलब हमने इन सब की स्टोरी देखी है। मतलब अब वो हमें पता चलता है कि वो रियल भी है, क्योंकि जैसे इस पे बताया था कि उनके साथ लड़ाई हुई थी एंड देन वो डूब गए थे, डूब के डेथ हुई थी। हाँ, एंड फिर वो मतलब डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया कि वहां वो डूब कर ही मरे थे, तो मतलब जो लिखा था वो सही लिखा था। तो इससे पता चलता है जो हमने और भी स्टोरीज देखी है वो भी मतलब सच है ऑब्वियसली। हमें लेकिन सच में गाइस, मतलब ये जो पूरी वीडियो थी बहुत ज्यादा अलग थी। लाइक जो इनका पासपोर्ट बना था वो भी कितना ज्यादा इंसेन सी चीज है कि मतलब किसी की मतलब डेथ भी हो चुकी है, फिर उसको अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो उसका पासपोर्ट तो बनना है, और एक डेड बॉडी का पासपोर्ट बनाया, सॉरी, मतलब एंड देन वो ये भी बता रहे थे, देन उनका जब बॉडी अराइव हुई थी फ्रांस के एयरपोर्ट में, देन लोग उनके जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया था, मतलब काफी सोच कर बहुत अलग अजीब भी चीज है दैट कि बट ये सब मेंशन है यार, ये भी बहुत अलग है। बट गाइज, हमें बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।